नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में विवाह के ऊपर। बहुत बार मुझसे सवाल पूछा गया है कि विवाह के ऊपर कुछ विशेष प्रकार के क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन ये है कि जीवन साथी का जो स्वभाव है या जीवन साथी के बारे में कुछ बातें अगर जानना हो तो कैसे जान सकते हैं। इसी के बारे में आज मैं बात करूंगा, और आप ही के द्वारा भेजे गए कुछ क्वेश्चंस हैं जो मुझे ईमेल पर प्राप्त हुए हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस को मैं लूंगा और उसके बारे में भी बात करूंगा, जो कि मैरिड लाइफ से रिलेटेड ही है। देखिए, जब जीवन साथी की बात करते हैं ना कुंडली में, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप सब लोग सेवंथ हाउस पर तो जाते ही हैं देखने को, क्योंकि सेवंथ हाउस हमारे मैरिज पार्टनर का है, हमारे स्पाउस का है। लेकिन आप लग्न को जरूर देखिए, क्योंकि लग्न वो है जो शादी करेगा, लग्न वो है जो कुंडली का सब कुछ है। तो इसीलिए अगर आप लग्न को नहीं देखते हैं किसी भी जजमेंट से पहले, तो फिर आप गलत निर्णय तक पहुंच जाएंगे। आज जो मेरा टॉपिक है, इसके लिए मैंने प्रॉपर पीपीटी तैयार की है, और पीपीटी के माध्यम से मैं आपको सारी चीजें धीरे धीरे समझाने का प्रयास करूंगा। लेकिन कुछ बेसिक बातें जाननी जो जरूरी है वो मैं बता देता हूँ। ये देखना बहुत जरूरी है कि सेवंथ हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है, D9 के सेवंथ हाउस और लग्न की स्थिति क्या है। क्योंकि सेवंथ हाउस और सेवंथ हाउस का लॉर्ड, सेवंथ हाउस में बैठा प्लेनेट, वीनस से सेवंथ हाउस, चंद्रमा से सेवंथ हाउस, ये सब हमारे जो पार्टनर हैं इसके स्वभाव को बताते हैं। वीनस से सेवंथ हाउस इसलिए ले रहा हूं क्योंकि वीनस जो है वो शादी का कारक है। आते हैं पीपीटी पर, मैं शेयर करता हूँ पीपीटी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो शतभिषा एस्ट्रोलॉजी का ऐप है वो अब आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें कि आप अपने कोर्सेज वगैरह सब देख लेंगे। हमारे जो फ्री कोर्सेज हैं वो भी एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं, वहां से आप डाउनलोड करके उसको देख सकते हैं। अब जो हमारा पॉइंट है उसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि सप्तम भाव और सप्तमेश जो है उससे व्यक्ति के पार्टनर के स्वभाव की एक झलक मिलती है। मैं झलक क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि झलक एक ऊपरी व्यवहार है जो आपको मोटा मोटा पता चलता है। किसी भी व्यक्ति के जो स्वभाव है ना, उसमें कई लेयर्स होते हैं। सारे लेयर्स को खंगालने के लिए आपको बहुत डीप एनालाइज करना पड़ेगा चार्ट। और हम किसी चार्ट पर बात नहीं कर रहे हैं, सूत्रों पर बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको एक ऊपरी झलक इन सूत्रों से तो मिल ही जाएगी। जैसे सबसे पहले आपको ये देखना पड़ता है कि सप्तम भाव का जो स्वामी है वो कैसा है, सेवंथ हाउस का जो लॉर्ड है वो कैसा है। टॉरस लग्न है तो मंगल लॉर्ड बनता है। अगर एरीज लग्न है तो शुक्र लॉर्ड बनता है। अगर मिथुन लग्न है तो जुपिटर लॉर्ड बनता है सेवंथ हाउस का। इस प्रकार से हमें स्वामी की तरफ जाना है और स्वामी के स्वभाव की तरफ जाना है कि उसका स्वभाव आखिर है कैसा। तो सेवंथ हाउस में अगर मेष राशि आती है तो ये मंगल की लॉर्डशिप में है, और ऐसे मंगल से जो है उग्र स्वभाव, अग्नि तत्व का प्लेनेट है मंगल, तो उग्र स्वभाव, एग्रेसिव नेचर, घमंडी नेचर, बहुत इगोइस्टिक, आत्मविश्वासी, लड़ने के लिए हमेशा तत्पर, आर्गुमेंटेटिव, और बहुत स्टबन क्वालिटी, जिद्दी क्वालिटी का भी व्यक्ति हो सकता है अगर आपके सेवंथ हाउस में मंगल की राशि है तो। हालांकि सिर्फ राशि से पूरा स्वभाव क्लियर नहीं होगा। लग्न चार्ट की सेवंथ हाउस की राशि, उसमें प्लेनेट और उसका लॉर्ड, ये सारी चीजें कहाँ गए हैं, किसके इन्फ्लुएंस में हैं, किससे संबंधित हैं और किससे एस्पेक्टेड हैं, ये देखना पड़ेगा। और एट द सेम टाइम D9 को भी देखना पड़ेगा सेम चीजों के साथ। अगर वृषभ राशि सेवंथ हाउस में आती है तो वहां पर शुक्र लॉर्ड बनता है, और ऐसे लोग सुंदरता प्रिय, ट्रेवलिंग प्रिय, भोगवादी, अच्छी चीजों के प्रति इंक्लाइंड होने वाले, बेटर सुंदर दिखने वाली चीजों के प्रति इंक्लाइंड होने वाले, और व्यवहारिकता में बड़े सॉफ्ट देखने को आपको मिलते हैं। ये मैंने दो तीन चीजें लिखी है, इसके अलावा आप और भी सेम कारकत्व से रिलेटेड ऐड करेंगे तो वो सब स्वभाव शुक्र के स्वभाव में आ जाएंगे। मिथुन राशि होती है तो वो बुध के साइन में आती है, और ऐसे लोग बोलने के लिए बहुत आर्गुमेंटेटिव कहिए या कम्युनिकेशन में अच्छे कहिए, या फिर अगर मेलेफिक से दृष्ट है तो कई बार आर्गुमेंटेटिव या फिर कुतर्क करने वाला भी होता है। बुध जो है वो चंचल, क्लेवर बनाता है व्यक्ति को, और यही क्लेवरनेस
व्यक्ति को कनिंग भी बनाती है। तो कनिंग होने के लिए मेलेफिक इन्फ्लुएंस वगैरह सब देखना जरूरी है। बुध अगर होता है तो व्यक्ति लर्निंग के प्रति बहुत इंक्लाइंड होता है, सब बातों को जानने का उसका बहुत बहुत उसकी इच्छा होती है, बहुत क्यूरियस होता है वो सब बातों को जानने के लिए। तो वो बुध से निकल करके सामने आता है। कर्क राशि अगर होगी, कैंसर अगर साइन होगा सेवंथ हाउस में, तो वैसे लोग सेंसिटिव होंगे, इमोशनल होंगे, मेंटली कभी कभी अनस्टेबल भी होते हैं या स्टेबल भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है वो चंद्रमा कैसा है। मन बहुत उनका भागने वाला हो, और जरा सी बात को मन पे लगाकर बैठ जाने वाले, वो ऐसे स्वभाव के वो लोग हो सकते हैं। देखने में रंग गोरा होगा। मंगल अगर होता है तो देखने में रंग जो है वो लाली लिया हुआ होता है। शुक्र बुध और चंद्रमा अगर बेनिफिक इन्फ्लुएंस में है तो देखने में गोरा रंग होगा। बुध होगा तो गेहूं के रंग जैसा व्यक्ति, लेकिन उम्र से कम दिखने वाला, ये सब चीजें हो जाती। सूर्य अगर होता है तो व्यक्ति के भीतर ईगो और प्राइड होता है। कभी कभी वो किसी प्रकार के सरकारी काम या सरकारी वर्क से रिलेटेड कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ उनको आपको दिखाई देगा। उनके भीतर एक गरिमा होगी, और ईगो भी हो सकता है अगर वो शुक्र जो है वो, सॉरी सूर्य जो है वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में है। और अगर राहु से दृष्ट हो तो ऐसा भी हो सकता है कि उसको, जो आपका पार्टनर है, उसको हार्ट का इशू हो। केतु से दृष्ट हो तो भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो पॉइंट यही है कि अभी हम सिर्फ राशि को ले रहे हैं, और राशि से हम पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि उसके स्वामी के स्वभाव से उस व्यक्ति का स्वभाव मैच करता है या नहीं। कन्या राशि होती है 6 नंबर का साइन, तो वैसा व्यक्ति जो है वो बिजनेस के लिए बहुत इंक्लाइंड। मिथुन राशि में भी बिजनेस के लिए बहुत इंक्लाइंड, बोलने में बहुत अच्छा, और कई बार आपको इंटेलिजेंट दिखाई देगा। एनालिसिस करने में किसी चीज का बहुत अच्छा होता है वो व्यक्ति, और आर्गुमेंटेटिव भी एट द सेम टाइम देखने को कई बार मिल सकता है। बुध की और भी क्वालिटियां आती है। अगर बुध अच्छा बैठा है तो आर्ट से रिलेटेड चीजें भी होती है, डॉक्यूमेंटेशन या फिर लेखन से रिलेटेड चीजें भी व्यक्ति के भीतर देखने को मिलेगी, कि वो राइटिंग करता हो अच्छी, गाना अच्छा गाता हो, है ना, ह्यूमर अच्छा हो, ये सब चीजें भी देखने को मिलती है। तुला राशि अगर होगी तो सौंदर्य प्रेमी व्यक्ति देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। तुला राशि होगी तो सौंदर्य प्रेमी सेम, जो शुक्र के ट्रेड्स हैं वो देखने को मिलते हैं, लेकिन थोड़ा सा बदलाव होता है। टॉरस से ज्यादा संतुलित व्यवहार इसमें देखने को मिलेगा, एक बैलेंस्ड व्यवहार देखने को मिलता है। बोलता धीमे से है, बोलता अच्छे से है, ग्रूमिंग अच्छी करता है। पैसों के प्रति या फिर अपनी चीजों को बहुत सुंदरता के ढंग से रखना, सुंदर चीजों को पसंद करना, ये सब चीजें उसके भीतर रहेगी। ऐसा ही अगर ये तुला राशि और शुक्र अगर अफिक्टेड होगा तो कई बार मल्टीपल पार्टनर्स के प्रति अट्रैक्शन भी क्रिएट कर सकता है। लेकिन आप इसको प्रिडिक्शन नहीं मानिएगा जब तक कि आप इस चीज के लिए कंप्लीटली प्रूफ ना जुटा लें। किसी के कैरेक्टर के लिए गलत प्रिडिक्शन करना उचित नहीं है, ठीक है। वृश्चिक राशि भी मंगल के लॉर्डशिप में आती है, लेकिन ये एरीज से अलग है। तो ऐसे जो वृश्चिक राशि वाले लोग होंगे वो इंट्रोवर्ट, सीक्रेटिव, बहुत गहराई से सोचने वाले, और बहुत डीप जाकर चीजों का एनालाइज करने वाले, उनके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन रहता हो, कम बोलते हो, बहुत डीपली ऑब्जर्व करते हो चीजों को, ये सब बातें आपको देखने को मिलेगी। अगर गुरु लॉर्ड बनता है, धनु राशि होती है तो गुरु लॉर्ड बनेगा, तो ऐसे लोग धार्मिक, नैतिक, लेकिन धनु राशि जो है ना, वैसे लोग धर्म के लिए लड़ने वाले होते हैं, वो सिर्फ धार्मिक नहीं होते, वो धर्म और अपनी नीतियों के लिए लड़ने वाले होते हैं, ठीक है। और लोगों को ज्ञान देना उनको अच्छा लगता है, लोगों को बताना, लोगों को गाइड करना उनको अच्छा लगता है। अब अगर हम धनु राशि को ही माने तो हो सकता है वो किसी प्रकार की टीचिंग से रिलेटेड व्यक्ति काम करता हो, किसी प्रकार से लोगों को गाइड करता हो, किसी प्रकार से लोगों को काउंसिल करता हो, ये सब बातें भी आप देखेंगे। मकर राशि होती है तो वैसा व्यक्ति काम के प्रति बहुत स्ट्रांगली इंक्लाइंड होता है, अपने वर्क के प्रति कई बार अनुशासित होता है, ओबीडियंट होता है, शांत होता है, लेकिन थोड़ा क्रूवल नेचर, उसमें हार्श नेचर देखने को मिलता है।
कुंभ राशि अगर आती है तो वो भी शनि में आता है, और ऐसी स्थितियों में उसके जो विचार हैं वो बहुत, मैंने यहाँ लिखा है उदार विचारों वालों। तो जब आप उससे बात करेंगे ना तो डिजायर बहुत देखने को मिलेगी, लेकिन आपको ये दिखेगा कि वो डिजायर के लिए बहुत काम नहीं करता है, जब तक कि उसके भीतर बहुत स्ट्रांग वो चीजें हैं, वो जो डिजायर का फैक्टर है वो बहुत स्ट्रांग लग्न से कनेक्टेड होकर के उसको एक काम करने वाला फैक्टर ना दे रहा हो। तो स्वभाव की बात हम करें तो आप ये बोल सकते हैं कि वो बहुत उदार विचारों वाला है, लेकिन निजी स्तर पर थोड़ा सा ठंडा है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बहुत सेंसिटिव नहीं है, इनसेंसिटिव है, ये आप कह सकते हैं। शनि के बाद आता है फिर से गुरु। देखिए, यहाँ पर भी धार्मिकता होती है, लेकिन यहाँ पर धर्म की धार्मिकता से ज्यादा स्पिरिचुअलिज्म की धार्मिकता होती है, आध्यात्मिकता यहाँ पर ज्यादा होती है। व्यक्ति रोमांटिसिज्म में अच्छा होता है, शुक्र के लॉर्डशिप में भी वही होगा, कल्पना बहुत अच्छी होती है और भावनात्मक ढंग से थोड़ा सेंसिटिव देखने को मिलता है। अब जो नेक्स्ट आपको देखना है वो देखना है सप्तम भाव में कौन सा ग्रह है। अगर सप्तम भाव में चंद्रमा होगा तो वैसा जीवन साथी, आपका जीवन साथी भावुक होता है, कोमल स्वभाव वाला होता है, सेंसिटिव होता है और सुंदर भी होता है। मंगल अगर है तो हैंडसम होगा, पतला दुबला होगा, एक्टिव नेचर वाला होगा, गुस्सैल प्रवृत्ति का, आर्गुमेंटेटिव प्रवृत्ति का होगा, लेकिन बहुत एनर्जेटिक व्यक्ति होता है। शुक्र अगर होगा तो आकर्षण उसमें अच्छा होगा, आंखें सुंदर होंगी और हर चीज में खूबसूरती को ढूंढेगा, ब्रांडेड चीजों को पसंद करेगा, अपनी सारी चीजों को बहुत खूबसूरती से रखना चाहेगा, घर बड़ा सुंदर बनाना चाहेगा। ऐसे लोग इसी प्रकार के होते हैं जो जीवन को बहुत गहराई से भोग के साथ जीने का प्रयास करते हैं। बुद्ध जो है उसके लिए मैंने लिखा है क्लेवर है, और बातें करने में, कम्युनिकेशन करने में अच्छा होता है वो व्यक्ति। किसी भी व्यक्ति को कम्युनिकेशन से मैनिपुलेशन करना हो तो बुद्ध वहां पर होना बहुत जरूरी है। शनि गंभीर होगा, इंट्रोवर्ट होगा, धीमा होगा, काम को धीमे से करेगा और भावनात्मक लेवल पे थोड़ा सा शट डाउन ही होता है। मतलब आप पूरा शट डाउन नहीं कर सकते, लेकिन आप कह सकते हैं कि चंद्रमा जैसा भावुक नहीं होता, थोड़ा सा उससे कम होता है, भावनात्मक लेवल पे वो थोड़ा ठंडा होता है। और शनि जो होता है ना, ऐसे लोग काम को थोड़ा डिले भी करते हैं, डिले भी होता है काम करने में इन लोगों को, और कई बार आपको देखने को मिलेगा कि आलसी प्रवृत्ति जैसा फील कराते हैं, हालांकि सब नहीं होते ऐसे आलसी, अगर कुंडली में वैसा ही हो गए तभी वो आलसी बनेंगे। केतु होने पर डिटैच प्रवृत्ति का, धार्मिक प्रवृत्ति का, अकेलापन पसंद करने वाला, आइसोलेटेड रहने वाला, मंत्र का जप करने वाला, है ना, और किसी प्रकार के इनर ज्ञान की खोज करने वाला, वैसा व्यक्ति होता है। राहु अगर होगा तो डिजायर बहुत ज्यादा होगी, कभी कभी भ्रम में जीने वाला व्यक्ति भी होता है, या कोई मानसिक परेशानी हो, चालाक हो व्यक्ति का पार्टनर, है ना, क्लेवर हो, मैनिपुलेट करना अच्छे से जानता हो, ये सब चीजें जो राहु की क्वालिटी है वो सब आ जाएगी। आज जो हम बात कर रहे हैं ना, ये बड़ा बेसिक लेवल पे हम बात कर रहे हैं, मैं इसी पर पूरी सीरीज करूंगा, 2 4 5 वीडियोस विवाह को लेकर बनाऊंगा मैं, और उन सारी वीडियोस में मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे और चीजों को आप इंक्लूड कर सकते हैं। अब आते हैं D9 पर। तो D9 में जब आप जाएंगे तो वहां पर भी सप्तम भाव और सप्तमेश को देखना बहुत जरूरी है। जितनी बातें हमने पहले की थी वो सारी बातें तो इंक्लूड करनी ही है D9 को एक पर्टिकुलर चार्ट मान करके, लेकिन उसके बाद और क्या आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं D9 में अगर सप्तमें शुभ स्थान पर हो तो जीवन साथी जो है वो सारे गुणों के साथ साथ समझदार और सहयोगी होगा, व्यक्ति के लिए सहयोगी होगा। D9 में राहु केतु या शनि सप्तम में हो तो भावनात्मक दूरी हो जाती है, या जटिल स्वभाव हो जाता है व्यक्ति का, मैरिज लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि राहु केतु अगर 7th हाउस में है तो वैसे व्यक्ति की मैरिज लाइफ बहुत स्ट्रांगली अच्छी नहीं जाती है, कई बार टूटती भी है। हम ऐसा डायरेक्टली नहीं कहेंगे क्योंकि अभी हम बेसिक लेवल पे हैं, बहुत सारी चीजें उसके लिए देखना जरूरी है। D9 के लग्न से सप्तम भाव को देखना बहुत जरूरी है, जैसा कि मैंने कहा कि D1 के लग्न से सप्तम भाव को देखा आपने, D9 के लग्न से भी सप्तम भाव को देखिए, मतलब जो आपके D9 का लग्न है उस राशि को चेक कीजिए D1 में, और वहां से सप्तम भाव को देखिए कि वो कैसा है। अगर वो बहुत अच्छी स्थिति में बैठा है
वहां का हाउस और हाउस लॉर्ड और साइन लॉर्ड ये सब बहुत अच्छी स्थिति में है, वहां पर पड़ने वाली दृष्टियां अच्छी है, तो भी आपकी मैरिज लाइफ बहुत सपोर्टिव और अच्छी चल जाती है। चंद्र कुंडली से देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जितना लग्न कुंडली का प्रभाव होता है उतना ही चंद्र कुंडली का भी प्रभाव माना जाता है। लग्न कुंडली, जब लग्न में लग्न हो तो लग्न कुंडली होती है, D1 की बात कर रहा हूं, और जब चंद्रमा को रोटेट करके लग्न में लाते हैं तो फिर हम चंद्र कुंडली बनाते हैं, उसी को हम चंद्र कुंडली कहते हैं। वो चंद्रमा लग्न में आ जाता है तो चंद्र कुंडली बोली जाती है। चंद्र से सप्तम भाव का स्वामी, आप मोटा मोटा कह सकते हैं कि चंद्र कुंडली से, या चंद्रमा जहां भी बैठा है वहां से सप्तम भाव का स्वामी किस ग्रह से जुड़ा हुआ है, किस ग्रह के साथ बैठा है, या किस ग्रह से एस्पेक्टेड है, वो सब कुछ देखना है। भाव, भाव का लॉर्ड, सब कुछ जैसा कि अभी हमने देखा है बिल्कुल वैसे स्वभाव सारे वही सब ऐड करने हैं। क्या मन का योग जीवन साथी के स्वभाव से मेल मेल खाता है, ये सवाल होगा। ये कैसे पता चलेगा? ये कुंडली के चंद्रमा से 7th हाउस में देखने से पता चलेगा कि आपका मन और जीवन साथी का मन, इन दोनों का मन एक जैसा है कि नहीं। अगर एक जैसा नहीं है तो स्वभाव मिलेगा नहीं। ठीक है। अब जो है, ग्रहों का जो दृष्टि योग है वो भी जोड़ना यहाँ पर बहुत जरूरी है, जिसमें कि मैंने डाला है कि शनि की सप्तम दृष्टि अगर होती है सप्तम भाव पर, तो दूरी वाला जीवन साथी मिलता है, डिटैच या फिर एक स्पेस क्रिएट करने वाला जीवन साथी मिलता है, और व्यक्ति से दूर, व्यक्ति के घर से दूर या व्यक्ति के जन्म स्थान से दूर रहने वाला जीवन साथी मिलता है। मंगल की चौथी दृष्टि अगर 7th हाउस पे पड़ती है, या जो जो हाउसेस मैंने बताए हैं उस पर पड़ती है, तो ऐसे लोग अधिकार जताने वाले पार्टनर को प्राप्त करते हैं। गुरु की पंचम दृष्टि होगी तो धर्मपरायण, आदर्शवादी, नीतिवादी और अपने लिए अनुशासित, अपनी नीतियों पर चलने वाला व्यक्ति होता है। धर्म से बड़ा संबंध होता है उसका, एस्ट्रोलॉजर से, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कोई ना कोई काम करता हो, डॉक्टरी से रिलेटेड कोई ना कोई काम करता हो, हीलिंग से रिलेटेड कोई ना कोई काम करता हो, या फिर जो पार्टनर है उसको ही अच्छा ऐसा ज्ञान देता हो जो कि लाइफ के इवोल्यूशन के लिए बहुत अच्छा है, कॉन्शियसनेस के इवोल्यूशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर सप्तम भाव या सप्तमेश कमजोर हो तो क्या होगा? छोटा सा एक उपाय यहाँ पर डाला गया है, जो कि मोटे तौर पे सब कर सकते हैं। वैसे तो उपाय जो है उसके मैं हमेशा कहता हूँ कि उपाय जो है वो ज्योतिष में कहा जाए तो बहुत बड़ा धोखा है, क्योंकि हम इसके पीछे बहुत गलत ढंग से भाग रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर ऐड किया है। आप क्या कर सकते हैं, सप्तम भाव अगर पीड़ित हो, या सप्तमेश नीच का, अस्त का या रेट्रोग्रेड फील होता हो, तो हर शुक्रवार को सफेद वस्त्र में चावल और दही किसी ब्राह्मण या गरीब को दान जरूर करना चाहिए। और इसके साथ ओम शुक्राय नमः का पाठ 108 बार रोज कर लीजिए, घी का दिया जलाकर अपने मंदिर, घर के मंदिर में बैठकर। यदि जीवन साथी के स्वभाव में कटुता या दूरी है तो साथ बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ना बहुत चमत्कारी असर देता है। ठीक है। ये जो बात है, ये मैंने जो बातें अभी बताई है, ये बात सिर्फ और सिर्फ जीवन साथी से रिलेटेड और मोटी मोटी बेसिक बातों पर हमने बात की है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्रश्न है वो क्या है, और उस पर मैं बात करके आपको फिर वीडियो को हम विराम देंगे। ठीक है। क्या सप्तम भाव की राशि ही जीवन साथी के स्वभाव को निर्धारित करती है? नहीं। सप्तम भाव की जो राशि है, ये क्वेश्चंस मैं वो ले रहा हूं जो आप ही लोगों के द्वारा मुझे ईमेल में भेजे गए हैं। सप्तम भाव की राशि सिर्फ और सिर्फ जीवन साथी के स्वभाव को निर्धारित नहीं करेगी, बल्कि सप्तम भाव में जो पड़ी राशि है वो कई बार आपके स्वभाव को भी निर्धारित करती है। इस पर एक पूरी वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन मैं मोटा मोटा जवाब आपको देता हूँ। और वो जवाब ये है कि जब सप्तम भाव की राशि को आप देखते हैं और उससे एक स्वभाव क्रिएट करते हैं, तो वो व्यक्ति के स्वभाव का सिर्फ एक लेयर माना जाएगा। वैसी क्वालिटियां उसमें होगी व्यक्ति में, लेकिन वैसी ही क्वालिटियां होंगी ऐसा आवश्यक नहीं है। उन क्वालिटीज के अलावा भी कई और क्वालिटीज व्यक्ति में देखने को मिलती है। तो हमें ये नहीं मानना है कि सप्तम भाव की राशि ही जीवन साथी के स्वभाव का निर्धारण करेगी। सप्तम में केतु होने से क्या जीवन साथी डिटैच्ड होता है? यहाँ पर दो सवाल एक साथ उठाए जा सकते हैं कि सप्तम में केतु होने से क्या जीवन साथी से डिटैचमेंट आता है, या जीवन साथी डिटैच्ड होता है। हाँ, कई मामलों में देखने में ऐसा आया है, मैक्सिमम मामलों में
कि जीवन साथी बहुत डिटैच्ड फील करता है दूसरे पार्टनर के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में। और कई मामलों में ऐसा भी होता है कि केतु सेवंथ हाउस में, सिर्फ केतु नहीं, और भी अगर योग बन रहे हैं तो वैसी स्थिति में बात डाइवोर्स तक भी जाती है। तो हाँ, डिटैच्ड वर्ड को अगर हम लें तो बिल्कुल ये सही बात है कि हाँ, डिटैच्ड और आइसोलेटेड और अपने आप में रहने वाला व्यक्ति तो आपको मिल सकता है, अगर केतु बहुत स्ट्रांग होगा तब। अच्छा, यहाँ पर एक और पॉइंट है कि जितनी भी चीजें हम देख रहे हैं ना, और उससे अगर कुछ हम एनालाइज करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे अगर हम कुछ स्वभाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे अगर हम ट्राई कर रहे हैं कि कुछ आउटकम निकल के आएगा, तो वो आउटकम उतने ही स्ट्रांग माने जाएंगे जितना स्ट्रांग प्लेनेट है। तो प्लेनेट की स्ट्रेंथ को देखना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगला सवाल ये है कि शुक्र और शनि दोनों सप्तम भाव में है तो कैसा असर होता है। इसमें जो देखने वाली बात है वो ये है कि हमें शुक्र और शनि को जब हम मिलाएंगे तो शुक्र की जो चीजें हैं, जैसे व्यक्ति रोमांटिसिज्म में जो है वो सेंसिटिव होता है, लेकिन शनि बोलता है कि वो सेंसिटिविटी नहीं आएगी। तो एक मैं एग्जांपल लेकर के आपको बता रहा हूँ कि ऐसी स्थितियां जो भी शुक्र प्रॉमिस कर रहा है, पहले तो आपको ये भी देखना चाहिए कि इन दोनों में अगर ग्रह युद्ध है तो जीत कौन रहा है। ये दोनों अगर बैठे हैं एक ही भाव में तो स्ट्रेंथ में कौन है, जो स्ट्रेंथ में है वो दूसरे को दबाएगा। तो शुक्र अगर भावनात्मक रूप से रोमांटिसिज्म की तरफ जा रहा है तो शनि उसको दबाकर उसमें ठंडापन ले आएगा। तो किसी प्रकार से कोई गड़बड़ी तो देखने को मिलेगी। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति चाहता तो है लेकिन करने में सक्षम नहीं है। चाहता तो है कि कुछ एक एक पिक्चर क्रिएट की है माइंड में, और ये चाहता है कि ये सब हो, ये सब मैं जीऊं, लेकिन शनि के कारण वो उसको जी नहीं पाता। शनि उसको किसी और ही स्ट्रगल और दुख में पड़ाए हुए रखता है। ये एक एग्जाम्पल है। और इसी प्रकार से कुंडली के प्रॉमिस को आप देखेंगे तो आप मोटी मोटी बात ये बता सकते हैं कि ये जो क्रिएट किया जा रहा है एक प्लेनेट के द्वारा, वो दूसरे के द्वारा ओवरलेप किया जाएगा। बस इतना ही है। हालांकि ये जो जितने भी सवाल है ना, ये सब अपने आप में बहुत गहराई लिए हुए सवाल हैं, और इन सब पे मोटी मोटी बातें एक एक अलग अलग वीडियोस में की जा सकती है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा आंसर देने का प्रयास किया है जो क्लियर हो। क्या D9 ज्यादा सटीक परिणाम देता है या राशि चार्ट? दोनों ही देते हैं। हम ये मानते हैं कि D9 शादी का चार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक मिथ पैदा हो गया है हमारे बीच में कि D9 शादी का चार्ट है। अगर किसी को शादी का प्रेडिक्शन मांगना हो तो वो सीधे D9 का प्रेडिक्शन मांगते हैं। ये वो लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजी को यूट्यूब और इंस्टाग्राम और इंटरनेट से सीख कर पहुंचते हैं कंसल्टेशन लेने के लिए। यहाँ पर यूट्यूब पे मेरी वीडियो भी आपको मिलती है, लेकिन मैं आपको अभी भी अपनी वीडियो में ही बता सकता हूँ कि आपको एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब की वीडियो से, इंस्टाग्राम की वीडियो से या इंटरनेट से नहीं आने वाली है। इंटरनेट से आपको सिर्फ उसका ऊपरी ज्ञान मिलेगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलेगी। एस्ट्रोलॉजी सीखने का सही रास्ता तो एस्ट्रोलॉजी किसी एस्ट्रोलॉजर से सीखने का ही है। वही एक रास्ता है सही, क्योंकि वो आपको डिफरेंट लेयर्स पे चीजें बताता है, और वीडियो में डिफरेंट लेयर पे चीजें बता पाना मुश्किल है। तो D9 ज्यादा सटीक परिणाम देता है, डिपेंड करता है कि D9 उसका कैसा है। D9 जो है ना वो D1 में ही सटीकता लाएगा, दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। तो अगर आप D1 को छोड़ करके D9 के पीछे भाग रहे हैं तो आप गलत जगह भाग रहे हैं। D1 का ही हिस्सा है D9, राशि चार्ट का ही हिस्सा है D9, राशि चार्ट का ही हिस्सा है D10, राशि चार्ट का ही हिस्सा है D3। ये सब डिविजनल चार्ट राशि चार्ट के हिस्से हैं। तो अकेले डिविजनल चार्ट की तरफ आप भागते हैं तो वो आप आधी चीज की तरफ भाग रहे हैं, पूरी चीज की तरफ नहीं भाग रहे हैं। तो उत्तर मोटा मोटा यही है कि हम ये कह सकते हैं कि D9 D1 की सटीकता को ध्यान में रखने के लिए यूज किया जा सकता है। मतलब D1 को और सटीक करना है तो D9 को लिया जा सकता है, लेकिन D9 अपने आप में ज्यादा सटीक परिणाम देता है ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर चूंकि हम शादी की बात कर रहे हैं तो ये भी बात है कि क्या हम शादी के लिए कनेक्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सवाल शादी के लिए है। तो शादी का चार्ट D9 नहीं है, इस मिथ को निकाल दीजिए। सप्तमेश की दशा में ही जीवन साथी आता है, लेकिन उसका स्वभाव किससे देखना चाहिए। सप्तमेश की दशा में ही जीवन साथी आता है, ये गलत बात। आपकी कुंडली के किसी भी भाव की दशा में जीवन साथी आपकी लाइफ में आ सकता है। हाँ, अगर वो शादी का प्रॉमिस बनाता है तो, अगर वो आपके साथ फैमिली
के एक्सटेंशन का प्रॉमिस बनाता है तो, अगर वो आपके साथ एक लव रिलेशनशिप का प्रॉमिस बनाता है तो, अगर वो आपके धर्म की यात्रा में साथ देने का प्रॉमिस बनाता है तो, वो सारी दशाएं जिनकी बातें मैंने की है, अगर वो सब एक्टिवेटेड होती है तो उसमें जीवन साथी आ सकता है। सिर्फ सप्तमेश की दशा में आएगा ऐसा आवश्यक नहीं। और स्वभाव किससे देखना चाहिए वो मैंने पहले आपको बता दिया है, पूरी बात हमने कर ली है वीडियो, ठीक है। क्या सिर्फ लग्न से सप्तम देखने से बात पूरी होती है या चंद्र कुंडली से भी जरूरत है? बिल्कुल, मैंने पहले ही बताया है कि लग्न से ही नहीं देखना है, लग्न चार्ट में लग्न से देखना है, चंद्र से देखना है, और D9 के लग्न से भी लग्न चार्ट में देखना है। इसके बाद आप D9 को तो देखेंगे ही, प्रोसेस मैंने बता दिया है। सप्तम हाउस को मोटा मोटा अभी लीजिए, आगे की जब वीडियोस करेंगे तो मैं उसमें और भी चीजें आपको बताऊंगा कि और चीजें क्या ले सकते हैं। एक और सवाल है, ये बड़ा गहरा सवाल है कि क्या व्यक्ति का पास्ट लाइफ कार्मिक लिंक भी जीवन साथी के स्वभाव पर असर डालता है? बिल्कुल। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि आप किसी जीवन साथी के से जब विवाह करें तो उसके पहले उसका स्वभाव एक था, और आपसे विवाह के बाद उसका स्वभाव बदल गया है। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच एक डिफरेंट, बाकी लोगों से डिफरेंट और एक इंटेंस कार्मिक बाउंड है, जिस बाउंड को क्लियर करने के लिए एक विशेष स्वभाव की आवश्यकता है। वो स्वभाव अपने आप ही नहीं आ रहा, वो स्वभाव बाहर के एनवायरनमेंट से ही बन रहा है, लेकिन आपके पार्टनर का स्वभाव बिल्कुल ही बदल जाए ये स्वाभाविक है। और ये हो भी सकता है अगर आप दोनों के बीच एक बहुत गहरा कार्मिक रिलेशन है, तो कई बार तो देखने को ये मिलता है कि आप एक दूसरे के साथ रहने में भी प्रॉब्लम फील करते हैं और एक दूसरे के साथ न रहने में भी प्रॉब्लम फील करते हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ इतने ज्यादा एक दूसरे के भीतर इंटेंसली पेनिट्रेट करते हैं कि एक दूसरे को तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे के साथ होते हैं। और ये सारा खेल सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि आप दोनों के किसी न किसी कार्मिक बाउंडेज को आपको फ्री करना है, किसी न किसी कार्मिक बाउंड को आपको फ्री करना है। तो ये जो सवाल है उसका उत्तर हाँ में है, मोटा मोटा अगर हम देखें तो। वैसे मैं फिर से कह रहा हूँ कि इस पर एक ही वीडियो में बात करेंगे तो लंबी वीडियो हो जाएगी। हाँ, ये पक्का है कि पास्ट लाइफ का जो कार्मिक लिंक है वो हमारे जीवन साथी के स्वभाव को बदल सकता है शादी के बाद, और असर डाल सकता है। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें इतने ही टॉपिक्स हैं, इतने ही सवाल थे। बाकी अगली वीडियो में मैं एक नया टॉपिक विवाह से रिलेटेड लूंगा, और उसमें मैं आपको नए क्वेश्चंस के साथ नई इंसाइट भी दूंगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको दूसरों से भी साझा कीजिए। आज के लिए विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। धन्यवाद।